Hello and welcome back to Vigan Prasasti. So, my dear students, this is me Vijay. Welcome करते हैं सभी प्यारे साथियों को आपके अपने चैनल विज्ञान प्रशस्ति पर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11 का एक सीरीज चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के ऊपर, राइट? तो इसी चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, राइट? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, क्या सब चीजें इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्या क्या पैरामीटर है, क्या क्या, ठीक है, क्या क्या चीज है। जैसे कि बॉन्ड ये जो डिसोसिएशन है उसको मैनिपुलेट करते हैं और फैक्टर्स क्या क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर। तो ये सब डिस्कशन रहेंगे। हालांकि ये चैप्टर, ये जो यूनिट है, ये बहुत ही सिंपल एक चीज है, बट यहाँ से सवाल बनते हैं और एक अच्छा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, स्टार्ट करेंगे आज हम लोग अपना सेशन को। आप लोग कॉपी में क्या करना है, हेडिंग लगाओ। देखो बहुत ही आराम से पढ़ेंगे कि कोई जल्दबाजी भाई नहीं है, ठीक है? ट्रेन पकड़ना नहीं है किसी को, तो आराम से मस्ती से पढ़ेंगे। तो पहले तो हेडिंग लगा लो एक, क्या क्या हेडिंग लगाओगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। प्यारा सा हेडिंग लगा लो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलो या तो बॉन्ड एंथैल्पी बोलो, एक ही चीज है, ठीक? तो क्या होता है, देखो एक बॉन्ड है आपके पास, लेट्स सपोज यू हैव अ मॉलिक्यूल। अब कौन सा मॉलिक्यूल है भाई? एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। बहुत ही सिंपल एक प्यारा सा कोवेलेंट मॉलिक्यूल आप लोगों के सामने है, ठीक है? तो ए बी ऐसा ही एक प्यारा सा नन्ना सा छोटा सा एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटॉम्स कनेक्टेड हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, राइट? मतलब ये जो बॉन्ड है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग द्वारा। तो दो एटॉम्स कोवेलेंट बॉन्डेड के थ्रू अटैच्ड है और इसको हम लिखे यहाँ पर। अब क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है? ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना है कि ऐसे ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है? अब ब्रेक करने के बाद जैसे होमोलाइटिकली ब्रेक किए, ठीक है? होमोलाइटिकली ब्रेक किए, रेडिकल फॉर्म किए। तो जैसे यहाँ पर दो चीज मिलेंगे, एक तो आपको ए के ऊपर एक डॉट मिलेंगे और बी के ऊपर एक डॉट मिलेंगे। ऐसे हम लोग हेट्रोलाइटिक क्लीवेज नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों को होमोलाइटिक क्लीवेज कर रहे हैं, यानी कि बॉन्ड को जैसे तोड़ा जा रहा है, राइट? तो उसको तोड़ा जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ऐसे करके बोला गया भाई तुम लोग बॉन्ड बना लिए, ठीक है, बहुत अच्छे, अब तुम लोग बॉन्ड को ब्रेक करो। तो ए को समझाएगा कि ए बी शांत रहो भाई, आप लोग जो इलेक्ट्रॉन्स दोनों इन्वॉल्व किए थे बॉन्ड बनाने के लिए, आप लोग क्या करना है, टाइम आ गया है, ठीक है? अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलो यहां से फुटो। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, इसका इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये बन गया, ऐसे रेडिकल बन गया। अब देखो ये लोग याद कर रहे हैं कि भाई कैसे हम लोग जुड़े थे, वो भी क्या दिन थे, हम लोग जब एक साथ होके मॉलिक्यूल बनाए थे। और आज देखो, आज क्या टाइम का क्या वो है कि आज हम लोगों को सेपरेट होना पड़ा, ठीक है? सेपरेट होना पड़ा। देखो बहुत दुख की बात है कि ए और बी कितना मस्ती में थे एक साथ, और क्या है कि ठीक है, सब कुछ बदल गया दोस्तों, एकदम ए बी अलग हो गया। अब देखो बॉन्ड ब्रेक करने के टाइम एक एनर्जी तो चाहिए ना, ऐसे अचानक तो टूट नहीं जाएंगे, एक एनर्जी तो आपको चाहिए कि नहीं, बताओ? जैसे ये माना जाता है जैसे कि जब वो बना था, यानी कि ए और बी एटॉम्स दोनों एक साथ जुड़ के एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनाए थे, तो उस टाइम में क्या हुआ था, एक एनर्जी जो है वहां पर से रिलीज हुआ था। यानी कि ये बात ऐसे करो कि ए और बी ने जब बॉन्ड बनाए थे, ठीक है, जब इन दोनों ने मिलके बॉन्ड बनाया था, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से रिलीज हुआ था। ये जो एनर्जी है ये रिलीज हुआ था यहां पर से, यानी कि बॉन्ड जो फॉर्म हुआ वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हुआ। अब इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है? अब देखो ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जैसे मान के चलिए यहां पर x किलो जूल, जैसे
किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ था वहां पर से। अब वो वही चीज देखो, आप लोग जो है बॉन्ड को तोड़ रहे हो सेम बॉन्ड को, तो ये x किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तब जाके ए और बी क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो ये चीज यहां पर डाला गया x किलो जूल पर मोल, ध्यान से सुनो अच्छे से, और क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गया। यानी कि यहां से एक चीज तो पता लग रहा है कि देखो जब मॉलिक्यूल मतलब फॉर्म होते हैं, बॉन्ड फॉर्म होते हैं दो एटॉम्स के बीच में, तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज। अब जितना एनर्जी रिलीज होता है उसी एनर्जी को हमको चाहिए होता है जब बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, एटॉम्स को सेपरेट करेंगे। समझ में आया, ये बात समझ में आया कि नहीं बताओ। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, जो बॉन्ड आपको ब्रेक करना है उसको फॉर्मेशन के टाइम जितना एनर्जी रिलीज हुआ था वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। यहां से ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अब देखो ये जो x किलो जूल पर मोल है, इसको बहुत लोगों को नहीं समझ में आता कि सर ये क्या है, एक्चुअली में क्या है। देखो एनर्जी जो यूनिट है भाई वो जूल है। अब यहाँ पर जो है ना किलो जूल मतलब 1000 जूल की बात किया जा रहा है, और आप तो एक बॉन्ड को नहीं तोड़ोगे ना, एक मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट नहीं रहेगा, एक मोल के हिसाब से लेना होगा आपको, इसलिए पार मोल हिसाब किया जाता है यहाँ पर। अगर एक मॉलिक्यूल को तोड़ते तो यहाँ पर जो होता है x किलो जूल बोलते हैं हम। जैसे पार मोल है, जैसे मान के चलो पार मोल है, यानी कि आपके पास ए बी जो मॉलिक्यूल है ना वो एवोगाड्रो नंबर में प्रेजेंट है, यानी कि 6.022 है। देखो एकदम बेसिक चीज आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। इतने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल है जिसके बीच में जो है बॉन्ड बना है कोवेलेंट, उसको तोड़ रहे हो, यानी कि जो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है ना वो किलो जूल पर मोल के हिसाब से आएंगे। पर मोल यानी कि एक मोल मॉलिक्यूल वहां पर प्रेजेंट है। गॉट इट, क्लियर हो गया। अब देखो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, यहाँ पर ना कितने एनर्जी नीड हो रहा है और कितना एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ था, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं कि भाई वो जो बॉन्ड बना था दोनों एटॉम्स के बीच में वो कितना स्ट्रॉन्ग था। अब देखो दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया, अब उसको तोड़ने के लिए उतना ही मेहनत करना होगा। समझ में आ रहा है ना। तो जितना अच्छा बॉन्डिंग रहेगा उसको तोड़ने के लिए आपको उतना ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यहां पर भी सेम चीज है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपको उतना ही ज्यादा एनर्जी देना होगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। जैसे कि ए और बी के बीच मान के चलो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, तो आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। स्ट्रॉन्ग जितना होगा बॉन्ड, देखो ध्यान से सुनो, स्ट्रॉन्ग बहुत लोगों को लग रहा है सर इतना इजी चीज क्या बता रहे हो भाई, लेकिन इतना भी हम देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत होता है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वो लोग नहीं बता पाते कि कितना है, मतलब ज्यादा एनर्जी लगेंगे या कम एनर्जी। तो बेसिक चीज इंपॉर्टेंट होता है क्लियर करना, तो आगे तो एडवांस चीज बहुत इजीली हो जाता है क्लियर। ठीक है, बेसिक ही फाउंडेशन ही वीक होता है तो आगे जाके जितना भी मेहनत करो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए बेसिक चीज में फोकस करो अच्छे से। स्ट्रॉन्ग है दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत ही, तो बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होगा यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो होगा, एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, बहुत ज्यादा होगा भाई। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। और अगर दो एटॉम्स की बात करें सी और डी के बीच, मान के चलो सी और डी है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, बॉन्ड बनाने की मन नहीं था, किसी भी तरह बॉन्ड बना लिए तो उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं बनेगा, और उसको भाई तोड़ने के लिए यू हैव टू एनर्जी, यू हैव टू पुट एनर्जी, आपको देना होगा एनर्जी, बट कम लगेगा। जैसे वीक है ये, थोड़ा भाई वीक है, यहाँ पर वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए यू नीड, आपको जो है नीड है भाई कम एनर्जी की नीड है, ऑब्वियसली कम एनर्जी की नीड है। यू नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो है नीड है। गेटिंग माय पॉइंट, भेजे में जा रहे भाई, पल्ले पड़ रहे चीजों को, कि जब आपके पास बॉन्ड वीक है तो आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतना समझ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके नोट लिखते चलो और सुनते चलो भाई, सुनना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है, कि भी माइंड में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब जाके अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो एक कॉन्सेप्ट अच्छा बॉन्डिंग एक बना लो माइंड में, ठीक है, मैप बना लो एक, जैसे सॉल्व करने में, क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी रहे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ चीजें आप लोगों को साझा करेंगे, जैसे क्या क्या इंपैक्ट है। ठीक है, क्या क्या है, क्या इंपैक्ट है, जैसे कि बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर वो मतलब इफेक्ट करते हैं। तो देखो एक मॉलिक्यूल है जिसमें मान के चलो बहुत सारे बॉन्ड प्रेजेंट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मीथेन की बात करें भाई, मीथेन की, जैसे 4 यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है प्रेजेंट। इस बात को समझ पा रहे हो आप लोग। हाँ, 4 क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है।
क्या सब कुछ सही से चल रहा है एकदम बहुत अच्छे से? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया चल रहा है सारा चीज। तो क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब आप लोग बताओ कि इसमें जो है बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा? बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, हाँ या क्या होना चाहिए? देखो, डोंट थिंक कि एक CH बॉन्ड के लिए जो एनर्जी चाहिए, मान के चलो यहां पर हम कुछ नहीं, A किलोजूल, ठीक है, A किलोजूल पर मोल एनर्जी की बात हम किए यहां पर, चलो ठीक है। क्या दोस्तों यहां पर ये वाला बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी क्या 1 किलोजूल पर मोल लगेगा? नहीं, अलग अलग लगेंगे, क्योंकि ये एक बार में नहीं हो रहा है, एक बार आप ये CH बॉन्ड हटा दो, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझो। एक बार हम क्या किए, ये वाला CH बॉन्ड को हटा दिए, तो ये 3 CH बॉन्ड अभी मेरे पास है, ठीक है, यानी कि मीथेन से भी मिथाइल बन गया। अब मिथाइल से फिर से क्या है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो अलग से आपको अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो यहां पर A है, तो यहां पर आपको B लगेगा, जो कि अमाउंट में ज्यादा है, B किलोजूल पर मोल है। अब देखो ये आप CH2 फिर बन गया, ठीक है, मिथाइल से मिथिलीन बन गया। अब क्या है, इसमें जो हाइड्रोजन है CH बॉन्ड, उसको तोड़ने के लिए आपको अलग डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसमें C है, और फिर ये CH बॉन्ड एक ही है यहां पर, तो उसको अलग करने के लिए आपको ऐसे टी अमाउंट, देखो एकदम पूरा ब्रेक डाउन करके बताएं आप लोगों को, ब्रेक करके बताएं, ठीक है, जैसे समझ में आया कि ये जो मॉलिक्यूल है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक ये इसमें क्या होगा कि एक ही बॉन्ड, मतलब सब में क्या एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एक टाइप ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा क्या तोड़ने के लिए? नहीं। ये बात क्लियर हो गया यहां से एकदम कि भाई देखो यहां पर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ 4 CH बॉन्ड है, ठीक है, हालांकि CH बॉन्ड है, ठीक है, बट उन लोगों का तोड़ने के लिए यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं बताओ? और नॉट ओनली CH4 की बात हो रही है, तो कुछ भी मॉलिक्यूल्स ले लो जहां पर ढेर सारे बॉन्ड प्रेजेंट है, सेम वाला चीज वहां पर अप्लाई करना है। आप लोगों को सवाल कैसे पूछेंगे, देखो यहां पर ये पूछेंगे कि देखो ये भाई ये है, ये B है, ये C है, और ये क्या है, D है। अब क्या करना है, इसमें जो है एवरेज कैलकुलेट कर लो। एवरेज कैलकुलेट करना सबको पता है कि एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अलग अलग जो भी मॉलिक्यूल जो है आपका वैल्यू, ये वैल्यू लिख दो, ऐसे A लिख दो, B लिख दो, C लिख दो, D लिख दो, और बटे में 4 कर दो, और यहां से जो आपको वैल्यू मिलेंगे, मान के चलो वैल्यू आया आपका P, ठीक है, तो ये क्या होगा, पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल के लिए एक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। क्लियर हो गया? ऐसे ही आप लोगों को वैल्यू दिया रहेगा कुछ 395 हो से 414, लाइक ऐसे मीथेन का केसेस में आते हैं वैल्यू, तो उसको क्या करना है, ऐड करना है, 4 से भाग देना है, और बस लिख देना है, जो एवरेज आता है वही आपका क्या है, मीथेन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एंथैल्पी है। बात समझ में आ गया? पूरा क्रिस्टल क्लियर एकदम। अब देखो क्या क्या फैक्टर्स जो होते हैं यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल, को थोड़ा इरेज कर सकते हैं भाई, आप लोग लिख लिए तो, और सभी लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके लिखा करो, आप लोगों के लिए अच्छा है, भलाई के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो क्या होता है कि क्या फैक्टर्स जो है यहां पर रेस्पॉन्सिबल होता है, तो फैक्टर्स लिखो, फैक्टर्स जो है रेस्पॉन्सिबल होता है, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल। पहला बात है, ये तो बॉन्ड जो है ना एटॉम, उसको साइज के ऊपर बात करते हैं, तो साइज ऑफ द एटॉम, एटॉम का जो साइज है, ठीक है, एटॉम का जो है क्या साइज, वो आपका जितना बड़ा होगा साइज एटॉम के बीच में, वो उतना ही क्या होगा, आपको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, मतलब कम एनर्जी चाहिए, तो टूट जाएंगे, ठीक है। क्या समझ में आया कि लार्जर द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटॉम लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये लिख लो कि लार्जर द साइज ऑफ द bonded atoms lesser is the energy required to break the bond, क्लियर हो गया कि नहीं बताओ? यानी कि हम बात करेंगे HCl की, हम बात कर सकते हैं बियर की, हम बात कर सकते हैं चाय की। आप लोग बताओ कि देखो Cl का साइज अगर हम बात करें तो Cl का साइज ऐसा होगा, हाइड्रोजन को ये ले लो, Cl का साइज ये होता है, हाइड्रोजन का फिक्स्ड है, बियर का साइज ये होता है,
आयोडीन का साइज आपका और भी ज्यादा होगा, यानी कि इसमें देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेंगे तो वीक होगा, आपको ये क्या करना है, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा उसको तोड़ने के लिए भाई, बस इतना ध्यान रखना। तो ये आपको सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलेंगे और ये ठीक है। आगे में जाके देखेंगे कि ये सब बॉन्ड जो है ये जितना वीक होता है उतना इजीली H+ लॉस करेंगे, तो वो एसिडिक नेचर भी अच्छा होता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका साइज ऑफ द एटॉम्स की बात। नेक्स्ट देखो क्या होता है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, मल्टीप्लिसिटी की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है, एंड मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे तो ये भी एक आसान पॉइंट है, मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या होता है भाई, बताओ कोई, मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, जैसे कि देखो एक सिंगल बॉन्ड है, ऐसे कार्बन के केस में हम लोग बात कर सकते हैं कि जैसे एक मल्टीप्लिसिटी जितना बढ़ेगा, यानी कि सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, तो वो क्या होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा बॉन्ड। जैसे कार्बन, एक कार्बन ऐसा ऐसा है, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो बहुत ही इजी अमाउंट, मतलब कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेंगे ऑब्वियसली। उसके बाद अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होगा, नहीं बताओ, ठीक है, जैसे एक स्टिक से आप दोनों एटॉम्स को कनेक्ट किए तो उसको इजीली तोड़ा जा सकता है, अगर 2 स्टिक यूज करोगे उसके बदले में तो you have to put more energy, and third अगर 3 स्टिक यूज करो तो उसको और भी क्या करना है, आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा टू ब्रेक इट, यानी कि ऐसा ऐसा चलेंगे। ये बात क्लियर हो गया मल्टीप्लिसिटी। अब देखो यहां पर आपको बता रहे हैं, सुनो ध्यान से, कि ये जो होता है ना हाइब्रिडाइजेशन वाला केस, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, तो ये चीज ध्यान रखना कि जितने सर हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर का बढ़ोतरी नजर आएगा ना, एस करेक्टर जितना बढ़ेंगे वो आपका क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, यानी कि ऐसा यहां पर लिख रहे हैं इसको, ठीक है, यहां तो C अगर sp3 है, ठीक है, C क्या है आपका sp3 है, तो इसमें क्या होगा, इसे अच्छे से लिख दे रहे हैं, ये जो C है ये आपका sp3C और sp3C के बीच में बॉन्ड बना है, तो ये वीक होगा क्योंकि यहाँ पर S करेक्टर जो है वो कम है। अब आगे हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पर C अगर sp2 नेचर का होगा तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हो कि 33.3% की जो है एस करेक्टर होते हैं, तो एस करेक्टर जितना ज्यादा होता है आपको क्या होता है, ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पर देखो 50% एस करेक्टर वाला जो है कार्बन आ गया, कार्बन बॉन्ड आ गया, यानी कि इसमें और भी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया ये चीज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, लोन पेयर जो बॉन्डेड एटॉम है, जैसे बॉन्डेड एटॉम है ए और बी, ठीक है, बॉन्डेड एटॉम, इसके पास अगर लोन पेयर नहीं रहा तो कोई भी रिपल्सन वाला चीज नहीं हो रहा है। अब देखो लोन पेयर रहेगा तो क्या होंगे, लोन पेयर और ये लोन पेयर लड़ाई करेंगे एक दूसरे के साथ, एक ठीक है, वो क्या होंगे, रिपेल करेंगे और उसका असर भाई यहाँ पर पड़ने वाला है, यहाँ पर, ठीक है, तो इसका असर यहाँ पर पड़ेंगे, तो यानी कि बॉन्डेड एटॉम जो है उसके पास अगर लोन पेयर रहता है तो बॉन्ड वीक होगा, ये बात तो तय है एकदम। यानी कि अगर बात करें कार्बन कार्बन, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं दिख रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन, तो इसमें 2 लोन पेयर ऐसा ऐसा होता है, 2 पेयर, ठीक है, हर एक ईच एटॉम में 2-2 पेयर करके रहते हैं, तो ये आपको क्या करेंगे, आपको ज्यादा रिपल्सन करेंगे यहाँ पर, तो ऑब्वियसली वीक होगा। और अगर हम और भी आगे चले और हेलोजन एटॉम्स की बात करें, जैसे क्लोरीन हो गया, तो ये बहुत, इसमें 3 पेयर दिख रहे भाई, 3 पेयर देखो, तो 3 पेयर, इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिपल्सन आपको दिखेंगे, और जितना ज्यादा रिपल्सन उतना ही वीक, यानी कि ये सबसे जो है वीक है, ये वीक है सबसे, ये आपको डाटा को इस हिसाब से ग्रेटर साइन इधर होगा, ठीक है, तो ये सबसे वीकेस्ट जो है, वीकेस्ट बॉन्ड है यहाँ पर, और ये सबसे जो है यहाँ पर फॉर दिस सीरीज ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्या ये बात को समझ में आ रहा है आप लोगों को कि भाई जो बॉन्डेड एटॉम है उसके पास अगर लोन पेयर रह जाते हैं तो वो लोन पेयर क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिपल्सन करेंगे, और ऑब्वियसली रिपल्सन करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी आपको घट जाएंगे, बॉन्ड एंथैल्पी जो है घट जाएंगे, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेंगे उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट देखो 5 पॉइंट हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ द बॉन्ड कैसा है, मतलब कौन सी प्रक्रिया द्वारा ये चीज बना है। सिग्मा और पाई 2 टाइप का होता है, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो आपका ज्यादा एनर्जी लगता है उसको तोड़ने के लिए, और जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म भी होता है ज्यादा एनर्जी रिलीज होते हैं, तो सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू आपका पाई, ये होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। जैसे और भी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, और ये होता है आपका पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और पाई बॉन्ड होता है थोड़ा वीक होता है, तो हेड ऑन हेड कोलिशन द्वारा जो ऑर्बिटल का बात करेंगे जब हम लोग, जैसे एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ऐसे पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पी ऑर्बिटल के साथ ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। पाई ऑर्बिटल जब फॉर्म होता है तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना होता है कि ऐसे लेटरल ओवरलैप होगा तो ये पाई बॉन्ड बनेंगे, तो ये चीज हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे नेक्स्ट अलग
वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। सो दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। और दोस्तों के साथ भाई शेयर कर दो और टेल देम टू सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बॉन्ड एंगल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ऐसा करके हम लोग पूरा टॉपिक को शेष करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, टेक केयर।